बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरे ससुराल वाले काफी अच्छे लोग थे। मेरी 3 नंदे थीं, 2 देवर और सास रहती थी। ससुर मेरे हयात नहीं थे। मेरी 2 छोटी नंदे शादीशुदा थीं और मेरे दोनों देवर भी शादीशुदा थे और दोनों अच्छी अच्छी नौकरियों पर थे, इसलिए अपनी बीवियों के साथ अलग अलग घरों में रह रहे थे। मेरे शौहर चूंकि मेरी सास के बड़े बेटे थे और मेरे मरहूम ससुर का कारोबार अब वो संभालते थे, इसलिए मेरी सास और मेरी एक बड़ी नंद जो कि मेरे शौहर से छोटी थी, वो भी हमारे साथ रहती थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और ना ही कहीं उसका रिश्ता हो रहा था। वजह उसकी काली रंगत थी। मेरी नंद बहुत काली थी। मेरी सास उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसके रिश्ते के लिए काफी लोग हमारे घर आ चुके थे, मगर जब मेरी नंद को देखते तो मुंह पर साफ इनकार करके चले जाते थे कि उन्हें अपने लड़के के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए, ना कि काली कलौटी। उनकी बातों को सुन सुनकर मेरी नंद का रवैया भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था, सब घर वालों के साथ। मेरी दोनों छोटी नंदें अपने अपने घरों में खुशबाश थीं। बस उन्हीं की मिसाल मेरी सास अपनी नंद को देकर उसे एक और उम्मीद दिलाती थी कि वो फिर से किसी रिश्ते के इंतजार में बैठ जाती। मगर मेरी दोनों छोटी नंदें बहुत खूबसूरत थीं और मेरे शौहर और देवर भी बहुत खूबसूरत थे, मगर मेरी बड़ी नंद की रंगत काली थी। ये बात मुझे हैरान करती थी। मैंने एक बार अपनी सास से उसकी काली रंगत के बारे में पूछना चाहा कि इसका रंग काला क्यों है। बाकी सब तो घर के अफराद खूबसूरत और गोरे चिट्टे थे, मगर फिर मैंने उनसे नहीं पूछा कि कहीं वो मेरी बात का कोई और मतलब ना समझ लें। वो ये ना समझें कि मैं भी उनकी बेटी की रंगत का मजाक उड़ा रही हूं, जबकि मेरी अपनी रंगत भी सांवली थी। मगर हम सब बहन भाई की रंगत एक जैसी थी और यहां सिर्फ मेरी बड़ी नंद की रंगत ही काली थी। इस बात की वजह जानने की मैंने कोशिश की थी, मगर कोई इस बारे में बात नहीं करता था। एक दिन घर में फिर से उसके रिश्ते की बात हो रही थी। मेरी सास मेरे शौहर को बता रही थी कि रिश्ता बहुत अच्छा है। वो रुबीना, मेरी नंद का नाम रुबीना था, को देखने आना चाहते हैं। मेरे शौहर ने तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई, जबकि मेरी नंद ये सुनकर चीख पड़ी, खुदारा आप लोग बस कर दे मेरे रिश्ते की बात करना, मुझे नहीं करनी कोई शादी, जान बख्श दे मेरी। आप लोग, आपके ताने और मजाक सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं मैं। अब मैं अपना मजीद मजाक नहीं बना सकती। मेरी नंद की बात पर हम सब हैरान हो गए। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें, इतना अच्छा रिश्ता आया है इस बार। मेरी सास ने कहा, क्योंकि मेरी शादी होनी ही नहीं, बस मेरा तमाशा बनता रहेगा हर दफा मेरी काली रंगत की वजह से, क्योंकि उनको तो खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। उसकी बात पर हम सब दुख से उसे देखने लगे। हाय हाय, क्यों कह रही हो ऐसा मेरी बेटी, तू बहुत खूबसूरत है, अगर कोई मेरी नजर से देखे तो। मेरी सास की बात सुनकर वो अजियत भरी हंसी हंस कर वहां से चली गई। मेरी सास ने परेशानी से उसको देखकर मेरे शौहर से कहा, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। मेरे शौहर भी परेशान हो गए और मेरी सास को तसल्लियां देने लगे। रात को मैं जब सोने के लिए कमरे में आई तो मेरे शौहर जाग रहे थे। मैंने सोचा उनसे पूछ लेती हूँ रूबीना के बारे में। उनसे मैंने पूछा कि रूबीना की रंगत क्यों काली है, जबकि बाकी सब तो बहुत खूबसूरत हैं और गोरे हैं घर में। तो उन्होंने मुझे पहले तो हैरत से देखा। तुम्हें क्यों ये बात याद आई आज पूछने के लिए? मेरे शौहर ने मुझसे पूछा तो मैं शर्मिंदा हो गई। वो बस ऐसे ही दिमाग में आ गई। अचानक तो मैंने पूछ लिया आपसे। मैंने जवाबन कहा, क्योंकि बात तो उन्होंने ठीक ही कही थी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को और मुझे यहां रहते हुए मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं किया था। अब तुम ये बात अम्मा या किसी और से मत पूछना, ठीक है? उनके लहजे में कुछ ऐसा था, शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा और शक भी हुआ कि पक्का कोई बहुत बड़ी बात है जो मुझे नहीं बताई जा रही। मगर मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया आपने। मैंने कहा तो उन्होंने गुस्से से मुझसे कहा, सो जाओ तुम, बार बार ये सवाल मत पूछो और किसी और से भी मत पूछना। उनकी बात मुझे समझ नहीं आई, बल्कि मेरा तजस्सुस बढ़ गया कि ऐसी क्या बात है जो वो आखिर मुझे भी बताना नहीं चाह रहे। मैं तो बीवी थी उनकी और उन्होंने ये तक कह दिया कि किसी और से भी ना पूछूं।
मैं ये बात क्या वजह होगी मेरी नंद के काले रंग की? मैं भी तो सांवली थी मगर सबकी तरह, जैसे बाकी सबकी रंगत होती है, और मेरी नंद की रंगत के पीछे बहुत बड़ी वजह थी, कोई जो मुझसे छुपाई जा रही थी। सुबह हुई तो मेरे शौहर काम पर चले गए। मैं भी नाश्ता करके काम वाली से घर की सफाई कराने लगी। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं नौकरों से घर की सफाई अपनी निगरानी में करवाती थी। अभी मैं उन्हें सफाई के लिए कुछ हिदायत दे रही थी जब मुझे अपनी नंद के कमरे से आवाजें आने लगी। मैं नौकरानी को काम करने का कहकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास खड़े होकर मैंने दरवाजे से कान लगाया। तजस्सुस हो रहा था कि क्या बात हो रही है अंदर। तुम्हारा रंग काला है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? हाँ, ज्यादा मत सोचो, बस तैयार हो जाओ, शाम को आ रहे हैं तुम्हें देखने वाले। यह मेरी सास की आवाज थी जो मेरी नंद को समझा रही थी। मगर अम्मा, समझ क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को? रिश्ते वाले मुझे देखने के बाद एक ही सवाल करते हैं, बाकी बहन भाई तो खूबसूरत हैं, ये क्यों काली है? तब आप लोग उनको जवाब क्यों नहीं देते? बताया करें ना उन्हें कि मेरा रंग इसलिए काला है क्योंकि मैं अपनी नंद की बात सुनकर मेरा मुंह खुल गया कि मुझे वजह पता चलने वाली है इस बात की जिसको जानने की कोशिश कर रही थी मैं। मैंने दरवाजे के मजीद करीब अपना कान कर लिया और अंदर की बात सुनने लगी। मगर ये क्या, मेरा इंतजार ही रह गया जब मेरी सास ने मेरी नंद को चुप करा दिया। खामोश हो जाओ, अगर इस बात का जिक्र भी किया तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप शाम को तैयार हो जाना। मेरी सास की आवाज से लग रहा था वो गुस्से में आ गई थी। मैं वहीं खड़ी रही जब अचानक कमरे का दरवाजा खोलकर मेरी सास बाहर निकल आई और मुझे देखकर हैरान हो गई। मैं भी उनके इतने अचानक आने पर गड़बड़ा गई। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने मुझे देखकर पूछा। मैं शर्मिंदा हो गई कि क्या जवाब दूं उनको। वो तो काफी गुस्से में मालूम हो रही थी मुझे। आवाज भी उनकी बहुत सख्त थी। वो मैं सफाई करवा रही थी कि मुझे रूबीना के कमरे से तेज आवाज आने लगी, तो मैं बस देखने आई थी कि खैर तो है। मैंने कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर उनसे कहा, क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं? मेरा मतलब ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी जो तुम देखने आई थी। वो अचानक परेशानी से मुझसे बोली और फिर बात को बदल भी दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो अभी आई थी। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, बस रुबीना का तो दिमाग खराब है। खैर तुम ठीक से सफाई करवाओ, आज शाम रुबीना को देखने वाले आ रहे हैं। और हाँ सुनो, बातें कम सुना करो हमारी। वो मुझसे कहकर वहां से चली गई। मैंने हैरत से मुड़कर उनकी पुश्त को देखा। उन्होंने पहले कभी मुझसे इतनी सख्त बात नहीं कही थी, और आज कुछ तो था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। सारा दिन मैं इसी बारे में सोचती रही। अगर मेरी सास मेरी नंद को चुप ना करवाती तो मैं जान लेती वजह कि उनका काला रंग क्यों था। मेरी सास आज सारा दिन तैयारियां करती रही, जबकि एक मुलाजमा को भी मेरी नंद के कमरे में भेज दिया जो उसको फेशियल करवा रही थी। शाम को मेरे शौहर काम से वापस आए तो उनके हाथों में ढेर सारे शॉपर्स थे जो उन्होंने मुझे दिए और कहा कि ये लो सब अम्मा को दो सामान, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मगर ये इतना सारा सामान किस लिए? मैंने हैरत से पूछा। अम्मा ने मंगवाया है सामान रुबीना को जो लोग देखने आ रहे हैं उनके लिए। उनकी बात पर मैंने सिर्फ सर हिला दिया। पहले से ही इतना कुछ मेरी सास ने उनके लिए तैयार किया था और फिर अब ऊपर से ये सारा सामान। रिश्ता होगा नहीं, बस फजूल में ये सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैंने जलकर सोचा क्योंकि हमेशा यही होता था, मेहमान खा पीकर ना करके चले जाते, जैसे बस आए ही खाने के लिए हों। हूँ, मैं किचन में आ गई जहां मेरी सास रुबीना से चाय बनवा रही थी। मैंने वो सारा सामान किचन में उनके सामने रख दिया। बहू, तुम ये सारा सामान भी प्लेटों में सेट कर दो, और रुबीना तुम ये सब लेकर ड्राइंग रूम में आ जाना, बड़े अच्छे लोग हैं, इस बार तो बात पक्की हो जाएगी, मेरी सास ने कहा। उनके कहने पर मैं जी में अच्छा कहकर सामान निकालकर ट्रे में सजाने लगी तो वो भी किचन से बाहर निकलकर मेहमानों के पास चली गईं। मेरी नंद का मूड बहुत बिगड़ा हुआ मालूम हो रहा था। मैं सारा सामान सेट करके अपनी नंद के हवाले करके मेहमानों से मिलने ड्राइंग रूम में आ गई। मेरी सास ने मुझे देखते ही मेरा तारुफ उनसे करवा दिया कि ये मेरी बड़ी बहू है। मैं भी उनको सलाम कहकर वहां बैठ गई। कुछ देर उनसे बातों के बाद मेरी सास ने मुझे कहा, बहू रुबीना को लेकर आओ।
मेहमानों को चाय दे। जी अम्मा। मैं भी उनकी बात सुनकर उठ गई, मगर मेरी सास के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी, जिसकी वजह मुझे मालूम थी। जब भी कोई रिश्ते वाले आते थे तो मेरी नंद के उनके सामने आने के वक्त पर मेरी सास के चेहरे पर यूं ही परेशानी छा जाती थी। शायद वो सोचती थी कि अब ना जाने क्या होगा, हाँ होगी या ना। मैं किचन में आई जहां रुबीना नौकरानी के साथ खड़ी कुछ बातें कर रही थी। मुझे देखकर चुप हो गई। अम्मा बुला रही हैं तुम्हें, आ जाओ चाय और सामान लेकर। मेरी बात पर उसने कहा, आप ये सामान ले चलें, मैं चाय लेकर आती हूं। मगर अम्मा ने कहा है तुम लेकर आओ। मुझे उसकी बात की वजह समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, उसने बेजार होकर कहा, तुमसे बाद में पूछती हूं इसका। उसने हल्की आवाज में नौकरानी से कहा, मगर मैंने फिर भी सुन लिया। मैंने गौर से उसको देखा, ऐसी क्या बात कर रहे थे वो लोग। चलें भाभी, उसने मेरे चेहरे के तासुरात देखकर मुझसे कहा और नौकरानी को वहां से जाने का इशारा किया। मैंने उसकी मदद के लिए ट्रॉली में सामान रखा और उसके साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरी नंद ने उन सबको सलाम किया और सारा सामान टेबल पर सजाकर मेरी सास के साथ बैठ गई। मेरी सास गौर से मेहमानों के चेहरे देख रही थी। मैं भी उन्हीं की तरफ मतवज्जे थी कि उनका रिएक्शन क्या होगा। उन औरतों ने आपस में एक दो इशारे किए और कुछ भी कहे बिना उठ खड़ी हुई। माफ कीजिएगा बहन, हमारा लड़का खूबसूरत है, इसलिए खूबसूरत बीवी चाहिए हमें। और आपकी बेटी का तो रंग भी काला है, मगर तुम्हारी छोटी बेटी को तो मैंने देखा तो बड़ी खूबसूरत थी वो। तो बड़ी बहन क्यों खूबसूरत नहीं? असल में वो लोग मेरी छोटी नंद के तवज्जुद से यहाँ आए थे। उनकी बात पर मेरी सास ने पहले रुबीना की तरफ देखा। बात करने के लिए उन लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं था, क्योंकि बात ही ऐसी की थी कि मेरी सास को चुप्पी लग गई थी, जबकि मेरी नंद भी खामोश बैठी थी। वो लोग भी मना करके वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मेरी नंद ने मेरी सास को देखा और गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गई। उसके कमरे में से तोड़फोड़ की आवाज आने लगी, तो मैं और मेरी सास जल्दी से उठकर उसके कमरे की तरफ गए। मेरे शौहर भी अपने कमरे से निकलकर वहां आ गए। क्या हुआ है? शोर कैसा है? वो रुबीना अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रही है। मैंने अपने शौहर को बताया तो उन्होंने मेरी सास की तरफ देखा। रिश्ते वालों ने मना कर दिया? उन्होंने सवाल किया तो मेरी सास ने हाँ में सर हिला दिया और परेशानी से अपने कमरे की तरफ चली गई। रुबीना के कमरे से भी तोड़फोड़ की आवाजें आना बंद हो गईं। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि फिलहाल रहने दो, बाद में बात करते हैं रुबीना से। उनकी बात सुनकर मैं भी उनके साथ कमरे में आ गई और मैंने सारी बात उन्हें बता दी कि क्या हुआ और मेहमानों ने क्या कहा। मुझे लगा शायद वो मुझे वजह बताएं। बातों बातों में पूछा भी मैंने, मगर वो खामोश ही रहे, बल्कि परेशान हो गए थे। फिर कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। रुबीना का रवैया बहुत अजीब हो गया था, चिड़चिड़ा और बेजार सा। कुछ दिन बाद मेरी सास ने फिर एक रिश्ते के घर में बात की तो उसको सुनकर रुबीना ने सारा घर सर पे उठा लिया और इतना वावेला मचाया कि मेरी सास भी उसके रवैये से परेशान हो गई। रुबीना बिल्कुल पागल लग रही थी। मेरे शौहर ने मेरी सास को मना कर दिया कि अभी कुछ अरसे तक वो रुबीना के रिश्ते की बात ना करें, वरना रुबीना का रवैया मजीद खराब हो जाएगा। मेरी सास ने भी इस बार डर कर इस बात की हामी भर ली। फिर दूसरे दिन रुबीना नौकरानी को लेकर घर से बाहर निकल गई। ये बात हैरान कुन थी कि वो क्यों बाहर गई है। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा, बहू तुम उसे इसके हाल पर छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दिया करो। मैंने भी फिर उनसे नहीं पूछा। मुसलसल कुछ दिन यूं ही होता रहा। रुबीना नौकरानी के साथ बाहर जाती और मगरिब के वक्त वापस आ जाती। एक दिन वो नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। मैं उसके कमरे में आई, वो कमरे में नहीं थी। मेरी आवाज देने पर उसने कहा कि वो वॉशरूम में है, नहा रही है। मैं उसके कमरे से वापस निकल आई। जब मैंने देखा कि वही नौकरानी एक दूध का जग उसके कमरे में ले गई और वॉशरूम के बाहर रख दिया, मैं हैरान हो गई। फिर यूं ही होने लगा। जब भी मेरी नंद नहाने जाती, नौकरानी उसके वॉशरूम के बाहर दूध का जग रख देती और फिर मेरी नंद के काले रंग में फर्क आने लगा था। मेरी नंद का रंग सफेद हो गया था। मैं हैरान थी इस तब्दीली पर कि ऐसा क्या करती थी वो उस दूध का कि उसका रंग सफेद हो गया था। फिर कुछ दिन बाद मेरी सास ने रुबीना से रिश्ते की बात की तो वो मान गई।
जिस दिन उसको रिश्ते वाले देखने आ रहे थे उस दिन वो फिर नहाने वॉशरूम में चली गई और नौकरानी दूध का जग लेकर उसके पास जाने लगी। जब मैंने देखा तो उसके करीब आ गई। ये तुम दूध का जग क्यों रूबीना के कमरे में ले जा रही हो? मैंने उससे पूछा तो मेरी बात सुनकर वो घबरा गई। नहीं, वो मैं ये रखने जा रही थी फ्रिज में। उसके घबरा कर कहने पर मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? यहां रूबीना के कमरे में कौन सा फ्रिज है? वो तो किचन में है। मैं जानने के लिए बेचैन थी कि रूबीना दूध का क्या करती है जो उसका रंग सफेद हो गया था। मैं जानती हूं ये तुम रूबीना को देने जा रही हो। वो इस दूध का करती क्या है? कैसे इससे गोरा रंग कर रही है? मैंने आज ठान ली थी उससे पूछ कर रहूंगी, मगर उसके बोलने से पहले ही मेरी सास वहां आ गई। बहू, तुम इधर आओ, मुझे काम है तुमसे। मेरी सास मुझे वहां से ले गई और मेरा दिल खराब हो गया। शाम को रिश्ते वाले आए तो रूबीना चाय बनाकर खुद ही आज ड्राइंग रूम में आ गई। मेहमानों को सलाम करके वो मेरी सास के पास बैठ गई। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो खूबसूरत है, मेहमानों में से एक औरत ने कहा तो मेरी आंखें तो हैरत से उनकी बात पर फट गईं, जबकि मेरी सास के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और मुस्कुराकर वो उनसे बातें करने लगी। रूबीना भी सर झुकाए बैठी थी। वो मेहमान औरतें बारी बारी उससे भी कुछ ना कुछ पूछ रही थीं, जिसका जवाब वो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ दे रही थी। अच्छा बहन, हम चलते हैं, हम आपको एक दो दिन में बता देंगे। वैसे लड़की तो हमें बड़ी पसंद आई है। वो मेरी सास से कहकर रूबीना को प्यार करके चली गईं। उनके लहजे से साफ लग रहा था कि उनकी तरफ से हाँ ही होगी। मेरी सास बहुत खुश थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची का भी नसीब खुला। उन्होंने हाथ उठाकर शुक्र अदा किया, जबकि रूबीना भी मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। मैं सिर्फ सोच सोच कर परेशान हो रही थी। ऐसा क्या किया था रूबीना ने जो वो रातों रात इतनी गोरी चिट्टी खूबसूरत हो गई थी? और उसके काले रंग की वजह भी मुझे मालूम नहीं हुई थी। मुझे अपने ससुराल वालों पर गुस्सा आने लगा था। अजीब लोग थे, हर बात मुझसे छुपाते थे। मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी उनके साथ। एक दिन मैंने नौकरानी को दूध का जग रूबीना के पास गुसल खाने में ले जाता देखकर रोक लिया। तुम सफाई करो और ये मुझे दो, मैं दे आती हूँ रूबीना को, मैंने नॉर्मल लहजे में कहा। नहीं नहीं, मैं देकर आती हूँ, फिर सफाई भी करती हूँ। वो घबरा गई, मगर मैंने जबरदस्ती उससे वो जग छीनना चाहा तो उसने जग पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके हाथ पर जोर से अपना हाथ मारा। चूंकि जग भारी था, मैं सही से पकड़ न सकी। नौकरानी के हाथ छूटते ही जग भी जमीन पर गिर गया। सारा दूध फर्श पर फैल गया। क्या हुआ? क्या कर दिया? गुसलखाने के अंदर से रूबीना की आवाज आई। वो बाजी ने दूध गिरा दिया सारा। नौकरानी की आवाज काफी घबराई हुई थी। क्या? वो चीख कर गुसलखाने से बाहर आई, मगर उसकी रंगत देखकर मेरी चीख निकल गई। उसकी रंगत काफी काली हो रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन मैंने देखा मेरी नंद नहा कर निकली तो उसकी रंगत बहुत गोरी हो रही थी। वो मुझसे खाइफ रहने लगी थी, हर वक्त मुझे गुस्से से देखती, जबकि मेरी बेचैनी और तजस्सुस में इजाफा होता जाता कि वो दूध से ऐसा क्या करती है जो उसकी रंगत इतनी गोरी हो रही थी। मैं भी सांवली थी, मैं भी चाहती थी मेरा रंग भी सफेद हो। इसलिए एक दिन मैंने उससे बात का पता लगाना चाहा और उस दिन जो हुआ, मैं हैरान हो गई। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को किसी काम से बाहर भेजा। आज रूबीना का रिश्ता पक्का हो रहा था। उन लोगों ने हाँ कर दी थी, इसलिए वो लोग आज रूबीना को अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का करने आ रहे थे। नौकरानी को मालूम नहीं था कि आज रूबीना नहाने जाएगी। उसके जाते ही मैंने नौकरानी के कपड़े पहने जो मैंने कुछ दिन पहले ही सास को दिए थे कि वो नौकरानी को दे दे। और मेरी सास को आज याद आई थी ये बात। उन्होंने नौकरानी को आज ही मेरे सामने वो कपड़े दिए थे जो उसने किचन में रख दिए थे कि बाद में ले जाऊंगी। इनमें रूबीना के भी कुछ पुराने कपड़े थे, जिनमें से एक जोड़ा उठाकर मैंने पहन लिया और मुंह ढांपकर फ्रिज से दूध निकालने लगी। जब किचन में रूबीना आई और नौकरानी समझकर मुझसे बोली, मैं नहाने जा रही हूं, तुम दूध का जग मुझे दे जाना गुसल खाने में। मैंने सिर्फ सर हिलाकर मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं निकाली, वरना वो समझ जाती आवाज से कि ये मैं हूं। उसके कमरे में वापस जाते ही मैं दूध का जग लेकर उसके कमरे में जाने लगी तो उसी वक्त घर का दरवाजा बजा।
मैं अचानक इस इफ्ताद पर डर कर उछल गई और जल्दी जल्दी किचन में दूध रखकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी तो दरवाजे पर नौकरानी थी। वो मेरा कहा सामान ले आई थी। मेरी सास ने कहा कि तुम कहाँ चली गई थी? रुबीना नहाने गई है, तुमने दूध दिया उसको? और मैं ये सुनकर डर गई कि कहीं मेरी सास को पता ना चल जाए। उनका राज जानने के लिए मैंने क्या क्या किया है। वो मुझे तो बाजी ने बाहर भेजा था ये सामान लेने। अच्छा ये रखो किचन में, दूध पड़ा है, जाकर उसको दे आओ। मेरी सास ने कहा तो मैंने सुकून का सांस लिया और अपने कमरे में बंद हो गई। मेरा प्लान नाकाम हो गया था। मुझे आज फिर वजह पता नहीं चली। मैं हैरान थी। ये सोच आज मेरे लिए नई थी कि आखिर दूध सिर्फ नौकरानी ही क्यों लेकर जाती है रुबीना के लिए? मेरी सास भी तो लेकर जा सकती है ना उसके पास, या फिर मैं ही। मगर हमेशा देर सवेर दूध नौकरानी ही लेकर जाती थी उसके पास। एक दिन तो अजीब बात हुई थी। नौकरानी ने छुट्टी कर ली थी अचानक, मगर रुबीना को नहाना था और दूध भी चाहिए था उसे। उसने मेरी सास को नौकरानी के घर भेजकर बुलाया कि वो नहाएगी आज, उसे दूध गुसल खाने में वो देकर जाए। मैंने हैरत से अपनी सास से पूछा था तब कि नौकरानी ने तो छुट्टी कर ली थी, पर उसे क्यों वो अपने साथ लेकर आई हैं? मगर वो बात टाल गई थी, लेकिन मुझे फिर भी बात पता चल गई थी। फिर मैंने भी हार नहीं मानी। रुबीना का रिश्ता पक्का हो गया था। वो खुश थी और मेरी सास भी सुकून में थी। आजकल उसकी रंगत अब वापस काली होने लगी थी, मगर जिस दिन भी मेहमान आते वो नहाती और नौकरानी उसके गुसलखाने के बाहर दूध का जग रख कर आती। उस दिन वो चमकती थी। मुझे हसद होने लगा था उससे। मैंने अपने शौहर से शिकायत की कि आपके घरवाले मुझसे बातें छुपाते हैं और मेरे पूछने पर भी नहीं बताते। मैं बड़ी बहू हूं इस घर की, फिर भी मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर्फ मुझे यही समझाया कि ऐसा कुछ नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूं। भला वो क्या छुपाएंगे मुझसे? उनको तो बस अपनी माँ सही नजर आती थी। मैंने भी उनसे मजीद कुछ न कहा और खुद ही सारी बात जानने की कोशिश करने लगी। और एक दिन आखिर मैंने पूरी बात मालूम कर ही ली थी। मैंने वही फिर से सूट जो मेरे पास नौकरानी का रह गया था पहना था। नौकरानी को आज फिर किसी काम से बाहर भेज दिया। मेरी सास भी कमरे में सो रही थी। दोपहर का वक्त था। रुबीना मुझे दूध का कहने किचन में आई और उसने कहा कि उसे ये दूध वाला अमल रोज करना चाहिए। वो रोज रोज गोरी दिखना चाहती थी। मैंने सिर्फ सर हिलाया, क्योंकि वो समझ रही थी मैं नौकरानी हूं। मैंने चेहरा भी उसकी तरफ नहीं किया था। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने फ्रिज से दूध निकाला और जग में डाल दिया। जग को फुल भरकर मैं उसके कमरे में आ गई और गुसलखाने के करीब होकर मैंने हल्का सा गुसलखाने का दरवाजा बजाया। हाँ, वहीं रख दो दूध, मैं ले रही हूं। मुझे गुसलखाने से उसकी आवाज आई। मैंने दूध का जग गुसलखाने के पास रख दिया और थोड़ा दरवाजे से हटकर दीवार से लगकर खड़ी हो गई ताकि वो मुझे देख ना पाए और मैं उसका राज भी जान लूं। उसने हल्का सा दरवाजा खोला और दूध का जग उठाया और गुसलखाने के अंदर रखा। मैंने चुप कर देखना चाहा तो मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर रुबीना ने गुसलखाने का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जबकि मैं बाहर खड़ी कांपने लगी। गुसलखाने के अंदर फर्श पर खून बिखरा पड़ा था और रुबीना अपना खून इंजेक्शन के जरिए निकाल रही थी। कुछ ही देर में रुबीना वॉशरूम से बाहर निकल आई। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने मुझे देखकर बोला तो मैं हैरत से उसको देख रही थी। अंदर इतना सारा खून पड़ा था। रुबीना, वो किसका था मुझे बताओ। मैंने हिम्मत करके आज उससे पूछ ही लिया। मेरा खून था। वो सुन लिया आपने, अब जाए यहां से। तुम्हारा खून? क्यों तुमने अपना खून बहाया? किस लिए? मैं हैरान हो गई। मैं तो यहां वजह जानने आई थी, मगर यहां तो खून खराबा हुआ पड़ा था। ओह भाभी, क्या मसला है? ये जो आप जानने आई हैं ना दूध का राज, तो इसका राज यही है। उसके कहने पर मैंने ना समझी से उसको देखा। हाँ, मगर तुम्हारा खून और दूध मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सही से बताओ, वरना मैं तुम्हारे भाई को अभी बुलाती हूँ, तुमसे वो पूछेंगे। मैंने भी धमकी दे डाली, जो कारामत साबित हुई थी। अच्छा, बताती हूँ आपको, मगर आप किसी को मत बताना। उसके कहने पर मैं तजस्सुस से उसको देखने लगी।
आप तो जानती हैं मेरा रंग इतना काला है कि जितने भी रिश्ते वाले आते हैं सब मुझे देखकर ना करके चले जाते हैं और मेरे रंग पर भी बातें बनाते हैं। बस इन्हीं बातों से तंग आकर मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया था। मगर अम्मा का तो आपको पता है, उन्होंने मेरी एक भी न सुनी, तो मुझे तंग आकर ये सब करना पड़ा। मुझे उस नौकरानी ने एक बाबा का पता बताया जो रंग गोरा होने का तावीज देते हैं। मैं उसके साथ उस बाबा के पास चली गई और उनकी हिदायत के मुताबिक इस तावीज का इस्तेमाल करने लगी तो मेरा रंग सफ़ेद होने लगा। मेरे लिए ये नामुमकिन बात थी, मगर मैं खुश हो गई कि मेरा रंग सफ़ेद हो गया है। अम्मा भी खुश थीं और फिर इसी वजह से मेरा रिश्ता भी हो गया। अब मैंने अपना रंग बरकरार रखने के लिए ये अमल रोज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस दिन ना करूं तो मेरा रंग पहले की तरह काला हो जाता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। भला तावीज से भी कोई गोरा होता है? मैंने उससे तावीज का इस्तेमाल पूछा कि वो कैसे करती है, इस दूध से भरे जग का क्या करती है वो, और हमेशा नौकरानी को दूध का जग देने का क्यों कहती है वो। तो मेरी बात सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसको बंद कर दिया। उसकी इस कदर एहतियात पर मुझे मजीद तजस्सुस होने लगा। नहाने के बाद मैं दूध के जग में अपने खून की एक सिरिंज डालती थी और वो तावीज डालकर 2 मिनट रख देती। फिर उसके बाद उस दूध को खुद पर बहाती थी, जिससे मेरा रंग गोरा हो जाता था। और उस बाबा ने कहा था कि दूध का जग कंवारी लड़की के हाथों से लेना, तभी तावीज असर करेगा। और फिर नौकरानी तो अपने घर ही की थी और कंवारी भी थी, इसीलिए बस मैंने ये जिम्मेदारी उसी को दे दी थी। उसकी बात सुनकर मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो ऐसा काम भी कर सकती है, ऐसे रंग सफ़ेद हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं रुबीना, जो ऐसे अमलों पर ईमान रख रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता। ना जाने कहां से ऐसे जाली बाबा मिले हैं तुम लोगों को। मेरा इन आमिल बाबा वगैरह पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि मुझे मालूम था ये सब झूठ है, ये सब सच होता है। और आपने किया, बल्कि सब ने देखा मेरा रंग कितना गोरा हो गया था इस अमल से। और आप भी तो चाहती थी अपना रंग गोरा करना, तभी तो जब से मैंने अमल शुरू कर दिया है आप इस अमल को जानने की सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। मैं सब जानती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ कुछ शर्मिंदा हो गई, मगर मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि ऐसा अमल मैं भी करने लग जाऊं। रुबीना, एक और बात बता दो, तुम्हारा रंग काला क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? मैंने आज फिर दूसरा राज भी जानना चाहा। मेरा रंग काला इसलिए है क्योंकि मैं अपनी माँ पर गई हूँ। मेरी माँ का रंग काला था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि मेरी सास का रंग तो बहुत गोरा है। तो वो मेरी बात सुनकर तलखी से हंसी और बोलने लगी, मैं उनकी बेटी नहीं हूं, मैं उनके शौहर की बेटी हूं, नाजायज औलाद हूं मैं। मेरी माँ तवाइफ थी, उनका चक्कर मेरे बाप के साथ चल रहा था, मगर मेरे बाबा ने उनसे शादी ना की। फिर मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही इस घर के दरवाजे पर फेंक दिया और खुद कभी मुड़कर नहीं आई। मगर अम्मा बहुत अच्छी थी, उन्होंने माँ बनकर मुझे पाला और सबको ये बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। इसलिए किसी को वजह नहीं पता कि मेरा रंग क्यों सांवला है, जबकि मेरी रंगत को देखकर सब हैरान ही होते हैं और हमेशा वजह भी पूछते हैं कि बाकी सब बच्चे इतने गोरे खूबसूरत हैं, ये किस पर गई है। जबकि मेरे बाबा का भी रंग ठीक था, जैसे आपको तजस्सुस था उनको भी होता था। मगर अम्मा ने 1000 बातें सुनने के बावजूद कभी किसी को वजह नहीं बताई और ना ही किसी को घर में इस बारे में बात करने दी। इसलिए आपको भी नहीं पता। मुझे अंदाजा नहीं था वजह ऐसे होगी इस बात के पीछे। फिर मेरे मना करने के बावजूद भी रुबीना ने वो अमल करना नहीं छोड़ा और कुछ दिन बाद रुबीना की तबीयत खराब हो गई। उसको इतना तेज बुखार हो गया कि पूरे 2 हफ्ते तक वो बिस्तर पर पड़ी रही। वो नहा भी नहीं सकी थी और उसकी रंगत पहले की तरह काली हो गई थी। और फिर उसके ससुराल वाले उसके बीमार होने का सुनकर मुसलसल आने लगे और उसकी रंगत देखकर रिश्ता भी तोड़ गए। तब उसने मुझसे कहा कि वाकई ये सब झूठ फरेब था जो मैं खुद को दे रही थी। वो बस वक्ती अमल था जो मुझे खुश कर देता था और मेरा रंग सफ़ेद हो जाता था। मगर अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा काली हो गई हूँ। अगर मैं ये अमल एक दिन भी ना करूँ तो वैसे ही काली रहती हूँ। क्या फ़ायदा ऐसे अमल का जो इंसान को थका दे।
उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई कि चलो इसे समझ तो आ गई थी, इंसान जैसा जाहिर होता है वैसा ही रहता है, बस उसको अपने बातिन को संवारना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।